यह आकाशवाणी है। हमारे मेहमान इस क्रम में आज प्रस्तुत है दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ संपादक प्रताप सोमवंशी से एक खास बातचीत। इनसे बात कर रहे हैं चंद्रमोहन। प्रताप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो पर। धन्यवाद आपको। और मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं आज आपके श्रोताओं से बात करने का मौका पा रहा हूँ। सबसे पहले सवाल, आपके कलम से मोहब्बत कब हुई? मुझे लगता है बचपन में मैं जब किताबें देखता था, उसमें जो लेखकों के नाम छपे होते थे तो वो नाम मुझे ईश्वर की तरह लगते थे। और कक्षा 4 में मैंने एक कहानी जैसा लिखा, कहानी तो नहीं थी, और उसको 2-3 बरस तक मैंने सहेज के रखा। 6 या 7 में पढ़ता था तो मैंने उसको भेज दिया छपने के नाम पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पास। वो गई, पराग के संपादक होते थे, उन्होंने कहानी तो नहीं छापी लेकिन मुझे एक पत्र लिख के भेजा। और मुझे वो पत्र आज अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे लगता है। उस पत्र में उन्होंने लिखा, ये तुम्हारी कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन दुखी मत होना, मुझे यह अच्छा लगा तुम इतने छोटे हो और तुमने कहानी लिखी। तो मुझे लगता है वो जो मेरी कहानी लौटाई उन्होंने, और उस लौटाने के ऊपर जो 3-4 लाइनें लिख दी, उसको मैंने आज तक सहेज के रखा है। और मैं अगर कहूँ मेरी ज़िंदगी का अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए और कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया, तो मेरी वो लौटी हुई कहानी। उस लौटी हुई कहानी के लिफाफे के भीतर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के रखे हुए पत्र, जिसमें 4 लाइनें दर्ज थीं। सारे पत्र मेरे पिता के नाम आते थे, मेरी माँ के लिए आते थे। मेरे लिए भी कोई पत्र आएगा कक्षा 6-7 के बच्चे के लिए, भले वो लौटा हुआ पत्र हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि कोई ना कोई बात तो थी। उनको लगा कि एक बच्चे को लिखना चाहिए। मेरे हौसले को अप्रिसिएट किया। मुझे लगता है कि वो कहीं से निराशा की बात नहीं थी। उस निराशा ने आपको एक नया हौसला, एक नई उम्मीद जगाई आपने। नई उम्मीद जगाई और मुझे लगा कि हाँ, मैं लिखूंगा। और मैं पढ़ने लगा। उसके बाद कक्षा 10 पास करते ही मेरे दिमाग में बन चुका था कि मैं ज़िंदगी में और कोई काम कर नहीं सकता हूँ। हाँ, लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता हूँ, कि मैं अखबार में काम करूँ, टेलीविज़न थे नहीं उस समय, कि मैं रेडियो में नौकरी करूँ। टीचर बनने का मेरे मन में आता नहीं था। स्वाभाविक तौर पे फिर अखबार का काम संयोग बना और मुझे अच्छा लगा, तो अब आपके सामने हूँ मैं। तो बात करें अगर आपके पत्रकारिता के सफ़र की। पत्रकारिता का सफ़र, आप सोचिए कि शुरू में तो मेरे पास इतने ख़राब हाल थे कि मैं कभी 10 दिन में नौकरी से निकाल दिया जाता था, कभी 15 दिन में। कभी कोई एडिटर बुलाता था और कहता था तुम्हारा काम और व्यवहार दोनों ठीक नहीं है। शुद्ध हिंदी में लिख लेता था, अच्छा लिख लेता था कि नहीं, लेकिन नहीं जानता था। मैं देखता था बहुत सारे सीनियर गलत हिंदी लिखते थे, तो मैं जाके उनसे एक से कह आया। वो इतने नाराज़ हुए, उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। जो सिंसियरिटी थी मेरी, वो मुझे कई बार तकलीफ़ देती थी, लेकिन मैं लगातार लगा रहा। और एक समय तो ये आया, आप समझिए कि मेरे परिवार में, घर में मेरे पिता को, मेरी माँ को, मेरे भाई को ये लगता था कि मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ 15-20 दिन में मेरा झगड़ा हो जाता है, या वो मुझे निकाल देता है या मैं खुद छोड़ के चला आता हूँ। तो सब ने मुझे बहुत समझाया कि भाई तुमसे ये काम होगा नहीं, तुम कोई और काम कारोबार देख लो। प्रताप जी, ये दूसरा मौका था। पहली बार आपकी कहानी रिजेक्ट होके आ गई। जब आपने पत्रकारिता की तरफ कदम बढ़ाया तो यहाँ पर भी आपको मुंह की खानी पड़ी। हाँ, मुंह की खानी पड़ी। और मुझे कई बार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई बार तो मुझे लगता था बकौल राही मासूम रजा की, लड़ते लड़ते हार गए हम, लगता है बेकार गए हम। तो हमको ये लगा कि क्या ये चीज़ें गड़बड़ हैं। फिर मैं देखता था कि एक से एक गए गुजरे लोग काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, मैं अपनी चीज़ों को ठीक करूँ, मैं अपने व्यक्तित्व में एक सुधार करूँ। मैं किसी व्यक्ति को सुधारने का काम करने के बजाय मैं पहले अपने आप को सफल बनाऊं। उसका मतलब ये कि जो काम, जो जिम्मेदारी मिल रही, मैं उसको आगे बढ़ाऊं और मैं अपनी एक हैसियत बनाऊं, और मैं जो चीज़ें ठीक करना चाहता हूं उसको मैं करूं, न कि मैं कीचड़ फेंक फेंक के सबको ठीक करूं। तो मुझे लगता है कि ये मैंने अपने भीतर, उस बच्चे के भीतर बदलाव किया जो उस वक्त 22 बरस, 23 बरस, 24 बरस का रहा होगा। फिर मैंने नौकरियां की। मैं जनसत्ता में रहा प्रभास जोशी जी के साथ। उसके बाद फिर मैं दैनिक भास्कर में समाचार संपादक रहा। अमर उजाला मैं वहाँ कभी ट्रेनी था, वहाँ एडिटर रहा। 10 बरस का मेरा वहाँ रिश्ता रहा। और पिछले 3 बरस से मैं हिंदुस्तान में संपादक हूँ दिल्ली का, और यहाँ पे नए जितने प्रोजेक्ट हैं उनको देखता हूँ, और जो दिल्ली में का एडिशन है उसका काम देखता हूँ। पत्रकारिता में भी जो जगह आप बदलते रहे हैं, उसके पीछे वजह थी झगड़ा? नहीं, झगड़ा बिल्कुल वजह नहीं थी। मैंने अपने को बड़ा बदल लिया और मुझे लगा कि मेरा काम अपने को बेहतर पत्रकार साबित करना है, न कि मुझे दूसरे को गलत साबित करना है। तो मैंने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए। तो जो मेरे बड़ों ने सिखाया कि आप कभी इसलिए नहीं जाने जाओगे कि आपने किसकी हिंदी में गलती निकाली, आप इसलिए जाने जाओगे कि आपने खुद क्या काम किया।
जो पहला बड़ा काम जो मैं अपने लिए मानता हूँ, वो मैंने एक स्टोरी एक ज़माने में की, एक कस्बे में 1000 तलाकशुदा औरतें। तो ये स्टोरी मैंने जब की तो ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बना कि कैसे लोग यहाँ शादियाँ करते हैं, उसके बाद अरब चले जाते हैं, वहाँ से पैसे कमा के आते हैं, फिर पत्नियों को छोड़ देते हैं। तो मैं इस तलाश में जब एक कस्बे तक गया तो उस कस्बे में 1000 से अधिक लड़कियाँ थीं जिनके तलाक हो गए थे। जब मैं स्टोरी करने गया तो मेरे साथ काफ़ी मारपीट जैसी चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं वहाँ लगा रहा। मुझे लगा नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अपना काम करके आना है। तो वहाँ ये भी एक बड़ी चीज़ हुई, वहीं लोगों ने शपथ ली कि जिस व्यक्ति ने किसी लड़की को तलाक दिया है उससे हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। तो जब ये खबर पूरे देश में आई तो ये खबर और भी बड़ी होके आई कि जिस इलाके में 1000 तलाकशुदा औरतें थीं, उस इलाके के पिताओं ने अब कसम ली है कि अब उस लड़के की शादी तो यहाँ होने ही नहीं देंगे जिसने किसी की भी लड़की को तलाक दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी कलम ने एक सामाजिक सुधार। बिल्कुल, मैं मरहूम इरफान सिद्दीकी का एक शेर है, वो शेर ये है कि रात से जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। बहुत खूब। तो मुझे ये लगता था कि हाँ, अगर कोई मुझसे कहता था कि आप अकेले लिख के क्या कर लेंगे, तो मुझे ये लगता था, मैं सिंबलाइज करता था इसी शेर के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को, और मैं देखता था कि अगर एक पूरा पहाड़ है और रात के घनेर अंधेरे में वो छुपा रखा है, एक दिया अगर आइडेंटिफाई होता है, जलता है तो बता देता है कि कोई वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे लगा कि मैं उसी दिए की तरह पूरी ज़िंदगी अपनी कोशिश करूँगा, अंधेरा कितना भी घना हो। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो ये बताएं प्रताप जी कि लेखन में या पत्रकारिता में जो आपके फील्ड्स थे, एरियाज थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देश के एक छोटे से गांव से आता हूँ, खेतों में काम करके आता हूँ, हल चला के आता हूँ, जानवरों को चारा दे के आता हूँ। तो मेरे पास वो जो पहली संवेदना है मेरी मिट्टी के साथ, मुझे पूरी ज़िंदगी मदद करती रही। और ये जो किसान मेरे मन के, मेरे चेतना में है, वो मुझे ज़िंदगी में हर मुश्किल से जूझने में मदद करता है। जैसे मेरे खेत में अगर पाला पड़ जाएगा तो मुझे लगेगा कि कोई बात नहीं, सामने मेरा खेत तो है या आकाश तो है, 3 महीने बाद दूसरी फसल आ जाएगी। ये जो भाव था ये मुझे जीवन में आया। तो जीवन में कहीं भी कभी भी जोखिम लेने से, कभी भी चुनौती लेने से, वो जो किसान मन है मेरा, उसने मुझे रोका नहीं। और इसीलिए मेरा जो लिखने का मूल दायरा था वो मेरे गाँव थे, मेरे खेत थे, जिसको आप और आधुनिक संदर्भ में एनवायरनमेंट कह सकते हैं। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उभरा है, पत्रकारिता का जो ये कहें कि पूरा ढांचा ही बदल गया है। लगता है आपको कि कलम के महत्व पर कुछ आंच आई है या कलम का महत्व कम हुआ है? नहीं, मुझे लगता है चंद्रमोहन जी की बढ़ा है। मैं आज मानता हूं कि जो न्यूज़ ब्रेक करने का काम है वो मोबाइल करता है। ट्विटर जैसी साइट, गुड़गांव के टोल प्लाजा पे मर्डर होता है, अगले 7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के भीतर एक आदमी वही पिक्चर खोजता है, ट्विटर पे अपलोड कर देता है। वीडियो मोबाइल से ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चैनल्स पे आता है, फिर वो वेबसाइट पे जाता है, फिर वो अखबारों में आता है। यानी लोगों की जानने की भूख बढ़ गई। आज के ज़माने में अखबारों की सर्कुलेशन बढ़ गई है, तो राजस्व के हवाले से भी बड़ा हो गया। 10 एडिशंस छपते होंगे अखबारों के, तो आज 100 से ज़्यादा एडिशंस छपते हैं। पाठकों की संख्या बढ़ गई। अच्छी बात यह है कि अब इसमें जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी उस चिंता से जोड़ता भी हूँ कि हाँ, कुछ अच्छी क्वालिटी के कंटेंट की कमी हो गई है कि हम घटनाओं के पीछे भाग के जो हमारे बड़े सामाजिक सरोकार हैं वो हम छोड़ देते हैं। तो अब ज़रूरत यह है कि हमारे पास अवसर है, इतने सारे संचार के आधुनिक माध्यम, उनके बीच संचार का सबसे पुराना माध्यम अखबार, अगर ये अपने को सामाजिक सरोकारों से और बेहतर तरीके से जोड़ें तो ये जो दुनिया बदलने की लड़ाई है, जद्दोजहद है, वो और तेज़ी से और गति पाके और बेहतर नजर आएगी। शायद ज़रूरी है जिधर आपने इशारा किया। जी बिल्कुल। और एक बात जानिए, हम सच के पेशे में हैं। 10 लोग हैं, अगर मैं लिख दूं कि सामने की बिल्डिंग में आग नहीं लगी तो और बाकी अखबार भी हैं,
टेलीविज़न भी हैं, जो कहेगा आग लगी है और आग लगना अगर सच होगा तो मेरी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। तो मुझे अगर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो हमारे व्यक्तिगत के लिए भी ज़रूरी है, हमारे अखबार के लिए भी ज़रूरी है और इस इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है कि हम सच के साथ खड़े रहें और सरोकारों के साथ खड़े रहें। बच्चों के लिए भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है और देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहले रुचि जागृत ये हुई कि मैं बचपन से लिख रहा हूँ। बचपन में पत्रिकाएं पढ़ने का, चीज़ें पढ़ने का मन था। मैंने बच्चों के लिए जब लिखना शुरू किया, जो मेरा बचपन था, प्रतीक बदल गए हैं। मेरे लिए चंदा मामा है, मेरे बच्चे के लिए मामा नहीं रहा। वो एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें जानने लगा है। लेकिन जो लिखा जा रहा था वो लोग अपने बचपन का किस्सा लिख रहे थे, न कि मेरे बच्चे के लिए कोई चीज़ लिख रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चों के आज की ज़रूरतों के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बच्चों के लिए लिखी जानी चाहिए। तो मैंने इस तरह के कुछ सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैरिकुलम बनाने की जो बॉडी है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी उसमें रहें। तो मैं तकरीबन 9-10 बरस रहा और मैंने तकरीबन 100 से 150 जो प्राइमर्स हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, उसको बनाने में योगदान दिया। और मेरा सौभाग्य था कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जैसे कवि, जिनके कविताएँ मैंने बचपन में पढ़ी हुई थीं, उनके साथ में उस जो राइटर्स का पैनल छपता था उसमें मेरा नाम शामिल होता था। लगता था कि ये कोई मुझे बहुत अंतर्राष्ट्रीय किस्म का सम्मान मिल जा रहा है कि मुझे उनके पैर छूने का मौका भी मिल रहा है और मुझे उनके साथ सीखने का मौका भी मिल रहा है और मुझे उनके साथ लिखने का मौका भी मिल रहा है। तो अपने बच्चे को देख के आपको अपना बचपन याद आया और फिर आपको बच्चों की याद आई। हाँ, सच कहा आपने कि मैंने पहले उन्हीं को जहन में रख के लिखना शुरू किया और फिर चूंकि सारे जितने बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हम में किसी रिश्ते से जुड़ते हैं, चाहे वो भाई के रिश्ते से जुड़े, चाहे बच्चे के रिश्ते से जुड़े, चाहे बेटी के रिश्ते से जुड़े, चाहे बहन के रिश्ते से जुड़े। तो जो मेरा दिल है वो कवि का है। तो मैंने एक काम किया कि उस फासले को हमेशा अपने दफ्तर में बचा के रखा। मैंने कभी कवि होने के नाम पे अपने अखबार में प्रिविलेज नहीं लिया। जो एक हार्ड कोर जर्नलिस्ट की जिम्मेदारियां होती हैं वो मैंने निभाया और उस हार्ड कोर न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अमूमन होता है कि जो कवि लोग पत्रकारिता में आते हैं वो साहित्य की पत्रकारिता करने लगते हैं। मुझे लगा नहीं, मेरे भीतर का जो कवि है वो जब तक समाचारों से लड़ेगा नहीं, जब तक वो सड़क पे देखेगा नहीं, जब व्यवस्था से जूझने वाली चीज़ों के बारे में जाएगा नहीं, तब तक उसे खुराक नहीं मिलेगी। तो मेरे साहित्य को मेरी पत्रकारिता खुराक देती है और मेरा जो कवि है मेरे पत्रकारिता को, विषयों को समझने की समझ देता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया। आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। काले बाजार की एक टोली पुलिस ने धर ली। एक बूढ़े ने जवान लड़की से शादी कर ली। एक लड़का उड़ा एक मेम का बटुआ लेकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन। कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब आप सेंसिटिविटी की इतनी बातें करते हैं, फिर ये पैसे कमाने के काम में कैसे कर पाते हैं? तो मेरा एक शेर है कि हमारा दिल तो फकीरों के साथ रहता है मगर दिमाग को पैसे कमाने पड़ते हैं। बहुत खूब। मैं उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से आता हूँ, उस ज़िले में रियासतें बहुत रही हैं। तो रियासतें बहुत थी, वहाँ राजा बहुत थे। हर आपको 10 किलोमीटर पे राजा मिलेंगे। तो मैंने एक ज़माने में गज़ल कही, उसको शेर मुझे अभी अचानक तो याद आया। वो ये था कि रियासत जब भी ढहती है नवासे दुख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। वाह। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है, तमाशा देखकर बदमाश बच्चे भाग जाते हैं। इसमें एक शेर था, किसी के साथ रहना, ये मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझे भरोसे का सबसे बड़ा शेर लगता है कि अगर मैं आपके साथ रिश्ता रखूं तो उसका शेर क्या होगा। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना। बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। आप ये रिश्ता कैसे निभाते हैं? मैं बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं उस ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से अपने तई बना के रखता हूँ। मान लीजिए कोई मुझे अगर किसी काम के लिए टेलीफोन करता है, कहता है क्या मैं आपको परसों फ़ोन करूँ? मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप मुझे परसों टेलीफोन मत कीजिए, हमारे यहाँ अगले 2 महीने नौकरी की कोई वैकेंसी नहीं है।
बजाय इसके कि मैं उससे कहूं कि आप मुझे हर हफ्ते फ़ोन करते रहें। मैं ये चाहता हूं कि जो चीज़ें रहें वो साफ साफ रहें, ताकि किसी भी आदमी से, चाहे वो परिवार में हो, चाहे व्यक्ति में हो, और चाहे संवाद में हो, चाहे समाज में हो, उससे बात करते समय मुझे हिचकना न पड़े। और अगर कभी हिचकना पड़ता भी है, चूंकि मैं मनुष्य हूँ, तो फिर मुझे अखरता है और मेरा व्यक्ति कहता है कि जो मैंने सोचा वो मैंने किया क्यों नहीं। कोशिश यही करता हूँ जैसा हूँ वैसा दिखूं और वैसा करूं। प्रताप जी, व्यंग और हास्य से जो आपका रिश्ता है, वो मुझे बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं एक लंबे समय तक अखबारों में बहुत नियमित लिखता रहा सटायर। और सटायर मुझे इसलिए भी कि परसाई जी का मैं बहुत मुरीद रहा। मैं उनसे 11वीं में पढ़ता था, मैं अकेले चला गया उनसे मिलने जबलपुर, और जब मैं उनके घर पहुंच गया तो परसाई जी ने पूछा कि तुम यहाँ किस काम से आए थे। मैंने कहा आपसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि अजीब पागल आदमी हो, तुम इलाहाबाद से मिलने आए हो? मैंने कहा जी। कब तुम्हें जाना है? मैंने कहा जी शाम को 5 बजे ट्रेन है। तो वो बड़े भावुक हो गए। बाद में मैंने कथ्य रूप का एक बहुत व्यंग्य विशेषांक संपादित किया बड़ा, और उसमें परसाई जी का जो आखिरी इंटरव्यू है छपा। मुझे ये लगता था कि व्यंग्य बहुत पुराने समय से अपने को एक्सप्रेस करने का सबसे खूबसूरत जरिया था। तानाशाही के ज़माने में भी जब आप अपनी बात नहीं कह सकते थे, राजा के खिलाफ जब कुछ कहना मुश्किल था, तब जो उस समय भाट होता था, बहुरूपिया होता था, वो अपने को अभिव्यक्ति कर देता था। उस अभिव्यक्ति में उसका दर्द भी छुपा होता था, लेकिन आसपास जो लोग होते थे उनको मुस्कुराहट भी देता था। तो लेखन की ये बहुत अच्छी विधा इसलिए भी है कि अपनी बात को भी कहती है, अपने विषय के जरिए आपको चोट भी करती है, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी बना के रखती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अच्छे व्यंग और निंदा में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर आप व्यंग्य करेंगे बुरा नहीं मानेगा वो। बुरा नहीं मानेगा, और जब आप निंदा करेंगे तो वो नाराज होगा। अरे छोड़ो कलम चलावो मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। सुना है आपकी एक कविता पाकिस्तान के किसी अखबार में शाया होने जा रही है बहुत जल्द। जी हाँ, एक कैरेक्टर थी, मुझे चाहे सड़क पे मिल जाए, ट्रेन पे मिल जाए, किताबों में छपा हुआ मिल जाए, मेरे भीतर का कवि उसकी तरफ खींच जाता है। तो मलाला यूसुफजई जो स्वात घाटी की लड़की जिसे तालिबानियों ने गोली मारी, मुझे लगता था कि हमारे यहाँ जो भ्रूण हत्या की बात होती थी, मैंने कहा पिता क्यों नहीं अच्छे होते, क्योंकि अगर पिता अच्छे हों तो बेटियाँ अच्छी हों, और बेटियाँ अच्छी हों तो ये दिक्कतें न हों। तो मैं जो पिता का कैरेक्टर था उसको तलाशता था, तो वो मुझे जियाउद्दीन यूसुफजई नाम के एक व्यक्ति में मिला जो उस मलाला का पिता है। किस तरह से स्वात घाटी का एक टीचर, एक पोएट अपनी बेटी को ऐसे तैयार करता है कि वो 14 वर्ष की उम्र में दुनिया में आइकॉन हो जाती है, डायरी लिखती है, भाषण देती है, और पूरी दुनिया उसके मुरीद हो जाती है। तो मैंने अपना एक ट्रिब्यूट पेश किया उस जियाउद्दीन यूसुफजई को, एक कविता लिखी इस टाइटल से कि ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई कि जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़े तालिबानियों की दहशत से, तो अपनी बेटी में बो रहा होता है हिम्मत के बीज कि ये बीज कभी बनेगा पौधा, पौधे से बनेगा पेड़, पेड़ से आएंगे फल, और बंजर नहीं कही जाएगी स्वात घाटी। तो ये जो मेरी नज़्म थी, मैंने अपने कुछ दोस्तों को पढ़ने के लिए भेजा, उन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए भेजा। उसमें किसी ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया, किसी ने उर्दू में तर्जुमा किया, किसी ने उसको फेसबुक पे डाल दिया। होते हवाते वो 2 दिन पहले मेरे पास एक खबर आई कि साहब पाकिस्तान का जो अखबार है एक्सप्रेस, वो उर्दू का डेली न्यूज़पेपर, वो अपनी मैगजीन में छापना चाहता है, तो आप परमिशन दे दें। और उन्होंने ये ट्रांसलेशन भेजा है, आप ओके कर दें। तो मुझे ये लगा कि जो शब्द हैं उनकी ये ताकत है कि वो किसी तरह के रिश्तों को जोड़ लेते हैं और संवेदनाओं को पकड़ लेते हैं और सरहदों को लांघ जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़े सुख और सुकून की बात है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके 1-2 दिन बाद वो चीज़ वहाँ छपने जा रही है, और हिंदुस्तान में, यानी जो देश है और जो मेरा अखबार भी है, यहाँ वो 28 तारीख को छपनी है। आपके लेखन पर कंट्रोवर्सी कभी किसी तरह की पैदा हुई हो? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट झेला मैंने,
बहुत सारी जगहों पे लोगों को ये लगा, मैंने जब कुछ फेलोशिप ली तो फेलोशिप के एवज में मैंने विदेशों की वो संस्थाएं जो जर्नलिस्टों को फेलोशिप देती हैं उससे मुझे कुछ पैसे मिले होंगे काम करने के लिए। तो लोगों ने यहाँ तक मेरे खिलाफ बना दिया कि साहब ये विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं। लेकिन वो जो मेरा प्यार है लोगों से, लोगों के बीच का जो मेरा रिश्ता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में यहाँ तक कहा, बुंदेलखंड पे मेरी जो फार्मर्स की रिपोर्ट थी किसानों की आत्महत्या पर, कि प्रताप सोमवंशी की रिपोर्ट्स को प्राइमरी एविडेंस के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये जो सवाल उठा रहे हैं इनको आप आरंभिक सोर्स के तौर पे देखिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र सोच रहा हूँ उस पर पैर बढ़ रहे हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ और लद रही हैं कि मैं उस जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकूं। क्योंकि मैं जितना समाज के लिए कर रहा हूं, चंद्रमोहन जी, समाज मुझे उससे ज़्यादा दे रहा है। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने इस पेशे का, समाज का, लोगों का, कि मैं कभी, मुझे कोई शिकायत किसी तरह की नहीं है। मैंने अगर 2 पैसे सोसाइटी को दिया है तो 200 पैसे आए हैं। या फिर मेरा किसान मन वही कहता है कि ज़मीन में हम एक बीज डालते हैं 100 से अधिक दाने निकलते हैं। प्रताप, दिन कब शुरू होता है आपका? और मेरा दिन तो सुबह अखबार जैसे वो मेरे घर में फेंक जाता है मेरा हॉकर, तो मुझे लगता है कि रात में जो अखबार मैं निकाल के आया हूँ उसको मैं देख लूँ तो मेरा दिन वहीं से शुरू हो जाता है। अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा है, अक्सर कुछ ना कुछ खराबी रहता है तो फिर कहीं ना कहीं भीतर चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं। और रात घटनाओं पर निर्भर करता है कि कैसे रात में क्या चीज़ें चल रही हैं। कुल मिला के आप देखें कि सोने के बीच में ही जो मेरे पास समय है, बाकी मैं खबरों में रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ और उसी को जीता रहता हूँ और खुश रहता हूँ। रात कब होती है ये मालूम नहीं चलता? हाँ, रात कब होती है ये मालूम नहीं चलता। हाँ, 5-6 घंटे सो लेता हूँ। बात अगर आपके परिवार की करें? हाँ, तो मेरी पत्नी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन अभी उन्होंने छुट्टियां ले रखी, अपने बेटे को पढ़ा रही हैं। आपका जोश थोड़ा कम हो गया पत्नी का नाम सुनते ही। जी नहीं, मुझे ये लगता है, मैं एक बार नारायण मूर्ति साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पत्नी आपके लिए पावर हाउस होती हैं, वहीं से आपको सारी रोशनी मिलती है। तो अगर आपको कोई चमक मेरे भीतर दिख रही होगी तो वो चमक की जो रोशनी है वो उन्हीं से होके आती है। क्योंकि अगर ये सारे मौके आपको नहीं मिलते, स्वाभाविक तौर पे आप वो सारे काम नहीं कर पाते। तो मैं, मेरे जैसे व्यक्ति का, जिसके इतने सारे लंबे समय मैं घर के बाहर ही रहता हूँ या मैं घर में भी रहते हुए घर में नहीं रहता हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ है कि उन्हीं के हवाले से है और उन्हीं की ओर से मेरे पास है। मेरा बेटा एक है, वो कक्षा 10 में पढ़ता है, एस्ट्रोनॉमी में रुचि है। वो जर्नलिस्ट बनने से ज़्यादा प्रेफर करता है साइंटिस्ट बनना। मेरे पूरे परिवार में कभी कोई जर्नलिस्ट नहीं रहा, मैंने अपने मन से जो चाहा मैंने किया, तो मेरा बेटा भी वो करे। हाँ, मुझे जो घर से मुश्किलें आई, घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए चाहता हूँ कि नहीं, वो जो चाहे वो करे। पत्नी आपको किस रूप में पसंद करती है, जर्नलिस्ट या कवि? उनको मेरा पोइट होना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो अस्पताल में भर्ती थी, बीच में तबीयत ख़राब थी, तो मैंने अपनी जो करीब 10 नज़में उन्हीं दिनों को याद करके लिखा। उन्हीं दिनों में छुट्टी लेके साथ में था। तो पत्नी को आपने लपेटा अपनी कविताओं में? हाँ, मैंने लगा कि मैं शुरू से कुछ क्रांतिकारी किस्म का शायर था। मैंने कभी रोमानी शायरी नहीं लिखी, हमेशा सामाजिक सवाल लिखता रहा। लेकिन जब मैं 10 दिन अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ रहा तो सोते हुए अपनी पत्नी को देखना, बीमार ड्रिप लगी हुई अपनी पत्नी को देखना, मुझे लगा कि मेरे भीतर का जो प्रेम है वो सबसे अधिक उन्हीं दिनों में जागा। और मैंने अपनी करीब 30 प्रेम कविताओं की एक श्रृंखला उसी बीच में लिखी। मेरी पत्नी को मेरे द्वारा लिखा गया जीवन में जो सबसे बड़ा, वो उसको अपने उपहार की तरह लेती हैं। और मुझे लगता है कि मेरे भीतर का जो व्यक्ति है वो जागा। तो मेरी पत्नी को मेरा कवि होना बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे वो 25-30 कविताएं पसंद हैं जो मैंने उन्हीं के लिए लिखी। वो कविता जो आपने अपनी पत्नी के ऊपर अस्पताल में लिखी, हम चाहेंगे कि हमारे साथ शेयर करें आप। मैंने उसमें एक लाइनें कुछ मुझे जो फुटकर याद आएंगी कि तुम सोई हो सोते रहना, जाग मत उठना, तुम्हारी बंद आंखों से मुझे कुछ पूछना है कि क्या तुम्हारे आंखों में है।
आज भी वो सारे ख्वाब जो तुम सुबह से शाम तक सिर्फ हमारे लिए देखती हो, तुम्हारे बंद होंठों से मुझे पूछना है कि क्या तुम कुछ फिर कहना चाहती हो, मुझे खुशी देने वाले ढेर सारे शब्द। तो मुझे लगता है यही एक सिलसिला है, यही एक चीज़ें हैं, ये एक लंबी सी कविता है जो मुझे आज भी भावुक करती है। तो बस मैं इतनी ही बातें उसके बारे में बता पाऊंगा आपको। पत्नी की खूबसूरती पे कभी आपने कुछ नहीं लिखा जिसकी लालसा पत्नी को रहती है? हाँ, वो तो मैंने नहीं लिखा। और मैं आपको बताऊं, मैं कुछ अजब गजब किस्म का व्यक्ति भी हूँ। मेरी जो शादी भी है, मैं पत्नी को देखने भी नहीं गया। तो इसलिए नहीं गया कि मुझे दुनिया में सबसे ख़राब काम लगता था। मतलब जब मैं पढ़ता था मुझे लगता था यार ये क्या बात है, शादी करना नहीं किसी लड़की को जाके लड़के के तौर पे देखना। अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से आती हैं तो ऊपर से बनने देनी चाहिए, और अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं तय करता हूँ, तो फिर मैं एक नितांत अहंकारी किस्म का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं कैसे तय कर सकता हूँ? एक रिश्ता दो लोग तय करते हैं। तो ये तो मुझे अच्छा लगता है कि दोनों लोग कहें कि चलो आओ हम एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी तो रिवाज कुछ ये था कि कहा जा रहा था कि लड़के को कि चल के लड़की देख ले। तो मैंने कहा साहब मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा। और लड़की देख के लड़का अगर कह दे कि नहीं मुझे पसंद नहीं है तो ये और बुरी बात है। इससे तो ज़्यादा डरावनी, इससे ज़्यादा मतलब सस्ती, इससे ज़्यादा छोटी मेरे लिए, इसके लिए जो ऋण भाव के जितने शब्द हैं सब आप इसमें जोड़ दीजिए। होने वाली पत्नी को देखने नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। मेरी माँ गई, मेरे पिता गए, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा भी, मेरे ससुर ने भी कहा कि आप चाहें, लेकिन मुझे कुछ नहीं। आज 19 बरस हमारे दाम्पत्य को हैं। लेकिन ये बात तो उन्होंने भी निभाई होगी, अगर आप उनको देखने नहीं गए तो वो भी शायद आपको देखने नहीं आई होगी। नहीं आई, निभाया उन्होंने ही। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी के साथ, एक आदमी जिससे आपने पूछा जिसकी दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू होती हो, जिसकी दिनचर्या में रात का पता नहीं हो कि कब हो, जो आदमी सिर्फ आपको कहीं बाहर जाने घूमने के नाम पे सपने ही मिल सकते हों, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कल हम जाएंगे, अचानक एक सुनामी आ जाती है, यानी अगले 10 दिनों तक मैं अखबार छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें नए प्रोजेक्ट देखना है दिल्ली के एडिशन के अलावा। तो जो नए प्रोजेक्ट में देखता हूँ उसमें मेरी व्यस्तता कई बार 15 दिन 20 दिन इस तरह की हो जाती है कि मैं घर द्वार सब भूल जाता हूँ। तो मैं आज ये लगता है कि उन्होंने ही निभाया है। और मैं आपको कहूँ तो मेरे मन में ये रहता है, आगे जीवन के सपनों में, अपने कैरियर में जो कुछ पाना जीना वो सब तो चीज़ें शामिल हैं, कि मैं कैसे उनके किए के एवज को कैसे मैं लौटाऊं, ये एक चीज़ मेरे मन में हमेशा बनी रहती है। हम बताते हैं जी। एक कविता और लिख दो, क्योंकि एक अस्पताल में लिखी थी आपने, एक और लिख दोगे तो ये जो ऋण है ये भी वापस हो जाएगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि कविताओं के जरिए लिखूं, और व्यक्ति के तौर पे भी, एक पति के तौर पे भी। और मुझे लगता है जितनी भी मेरी कविताएं हैं रिश्तों की, वो रिश्ते जब व्यक्तिगत रिश्तों में आते हैं तो पत्नी ही प्रतीक में आती हैं, वो बाकी रिश्तों में आते हैं तो मेरी माँ प्रतीक में आती है, क्योंकि जो मेरे आसपास हैं आप संवेदनाएं वहीं से ग्रहण करते हैं। तो अगर आपको मेरी कविताओं में संवेदना नज़र आती है तो इसका मतलब मेरे आसपास के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत ही महसूस करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ सूखा होता तो यहाँ हरियाली आपको नज़र नहीं आती। प्रताप सोमवंशी जी, आपसे